सबसे पहले सभी साथियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि एक छोटी सी कॉल पे आम आदमी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार कि आप पहुंचे। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं। हमारी डॉक्टर रजनीश हमारी हरियाणा की आम आदमी पार्टी की महिला के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हमारे खिलाड़ी हैं कविता दलाल जी, जो WTE की प्रथम भारतीय रेसलर है, और हमारी जो खेल है प्रकोष्ठ है उसकी हमारे आम आदमी पार्टी की हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष हैं। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी हरियाणा प्रदेश में। हमारे सुभाष कौशिक जी हैं, आदरणीय लोकसभा में उपाध्यक्ष हैं हमारे पूर्व कर्मचारी संगठन के। और जसवंत संधू जी हैं हमारे जिला के जो है कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। सुरेश शर्मा जी हैं हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जॉइंट सेक्रेटरी प्रदेश में। तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का जो हमारा विषय है, आज पूरे हरियाणा भर में आम आदमी पार्टी पूरे जिला स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस PC का आयोजन कर रही है। साथियों, आज का जो हम मुद्दा लेके आए हैं, वैसे तो हमारे पार्टी का प्राथमिक जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, लोगों को यातायात की मुहैया कराना सुविधा। बट जो बेरोजगारी का जो हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार है, और जिसमें पिछले लगभग 3.5 साल 4 साल में JJP की भी हिस्सेदारी है, और JJP के जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि हम 75% हरियाणा के युवाओं को रोज़गार का जो अवसर देंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें चुनाव में की थी। आज मेरे पास में जो आंकड़े हैं, हरियाणा में हर तीसरा ग्रेजुएट युवक बेरोजगार है, हर तीसरा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक जो रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये है आपकी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार प्रत्येक तीसरा स्नातक युवा हरियाणा में बेरोजगार है। अगर कुल संख्या देखें तो 24,80,000 हमारे युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। 24,80,000। अगर इसमें से 19,22,000 बेरोजगार उम्र जो है वो 20 से 24 साल है। 19,22,000 जो युवा स्नातक हैं या उससे ऊपर हैं, उनकी लगभग 6 लाख जो है बेरोजगार है। अगर हम 10वीं पास को बेरोजगार मान लें तो लगभग मैंने कहा 24,80,000 युवा बेरोजगार की हमारी गिनती है। हर साल हरियाणा में 5,000 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, हर साल 5,000। परंतु ये सरकार 3,000 2,000 की भर्ती भी नहीं दे पा रही। 9 साल का अगर आंकड़े करें, 9 साल में ये 45,000 भी मतलब बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे। नए रोजगार तो बनाना बहुत दूर की बात, संख्या वृद्धि के अनुसार जितने कर्मचारियों की ज़रूरत है वो तो बहुत दूर की बात है। अगर 9 साल पहले की आबादी के अनुसार, कर्मचारियों के अनुसार भी वो भर्ती नहीं कर पा रही है। साथियों, में हरियाणा में अगर आबादी के अनुसार वर्कलोड की बात करूं, लगभग हमें 9 लाख कर्मचारी आज होने चाहिए अगर वर्कलोड 9 साल की बात। परंतु आज हमारे पास 3,38,921 कर्मचारी है। कहाँ तो 9 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत है, कहाँ हमारे पास 3,29,000 में हमें काम चलाना पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर 6 लाख हम रोज़गार दे सकते हैं तो हमारी सरकार क्यों नहीं दे रही? अगर हमारे 6 लाख युवाओं के लिए जगह है, क्योंकि इनके पास वेतन देने के लिए नहीं है, इन्होंने देश को कर्ज में डाल दिया इनकी गलत नीतियों के कारण। इनके पास कोई ना तो नीति है, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। जिनकी नीयत नहीं होती है और जिनके पास नीति ना हो तो वो देश को कैसे चला सकते हैं? इसलिए देश को इन्होंने गर्त में डाल दिया है। हर साल करीब 5,500 कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी उसी संख्या के अनुसार भी रोज़गार नहीं दे पा रहे। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे आबादी के हिसाब से 10,000 डॉक्टर चाहिए हमें। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ, 10,000 डॉक्टर आबादी के अनुसार चाहिए। अभी प्रदेश में केवल 4,000 डॉक्टर हैं। 6,000 डॉक्टरों की कमी है मेरे प्रदेश में। और जब 6,000 डॉक्टरों की कमी होगी तो स्वास्थ्य के लिए लाइन लग जाती है। एक बीमार व्यक्ति पहले से ही बीमार है, जो उसको 2 घंटे अगर लाइन में खड़े हो जाना पड़े तो आप समझ सकते हो, जो पहले से बीमार है, वो लाइन में है, वो वेटिंग कर रहा है 4 घंटे से 3 घंटे से, पर्ची कटवा के बैठा है। पहले से ही बीमार व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाते हैं, दुगना बीमार हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी सरकार की
नीति नहीं है, नियत नहीं है। तो इसलिए अगर मैं अलग अलग बात करूं, प्रदेश में एमडी के कुल 241 पदों में से 191 पद खाली हैं। 241 में जो एमडी को चाहिए 191 पद खाली हैं। अगर मैं महिला रोग विशेषज्ञ की बात करूं तो 193 में से 98 पद खाली पड़े हैं। अगर मैं इन स्थिति के कुल 231 पदों में से 131 पद खाली है, वहीं सर्जन के 143 में से 68 पद खाली है सर्जन के हमारे। साथियों, अगर ये हरियाणा के मेरे पास आंकड़े हैं तो सरकार के पास भी आंकड़े होंगे, क्योंकि ये मैंने आंकड़े अपने आप नहीं लिए हैं, ये अपने CMIE की रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जो सरकारी रिपोर्ट है। तो सरकार के पास भी आंकड़े होंगे, खट्टर साहब के पास भी होंगे, दुष्यंत साहब के पास भी होंगे। क्यों नहीं ये इन पोस्टों को भर देते? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है, नीयत का क्वेश्चन करता है। अगर अभी आप CET का बहुत बड़ा मामला हुआ था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी बहुत बड़ा मामला था, जिसमें हमारे 3,97,000 युवाओं ने CET की जो है ना वो परीक्षा पास की, 3,57,000 ने, जबकि 3,26,000 युवाओं ने मेन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। भाई हम मेन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि पूरे 326 को ही मौका मिलना चाहिए जब उन्होंने CET क्वालिफाई कर लिया मेरे अनुसार। बट मैं दूसरा ये कहता हूं कि अगर हम सेंट्रल पॉलिसी को उठा लें, उसमें क्या है कि जितनी सीट आपने लेनी है उसका 10 गुना तो आप बुला लें, परंतु हरियाणा सरकार ने कहा कि हम 4 गुना बुलाएंगे। भाई उन बच्चों को आपने एग्ज़ाम लिया है, उन बच्चों ने क्लियर किया है, उनका दोष क्या है कि वो मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है सरकार का कि क्या कारण है, जिन बच्चों ने CET क्वालिफाई कर लिया है मेन एग्ज़ाम में आपका बच्चा क्यों नहीं बैठ रहा? प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला राज्य होता था कभी हमारा राज्य है, कभी हमारा देश सोने की चिड़िया। आज इस देश को मोदी जी ने गर्त में डाल दिया, और हरियाणा के जो खट्टर सरकार है, जो अनुभवहीन व्यक्ति को इस बाई चांस है कुर्सी पे, बाई चॉइस नहीं, लोगों की कोई चॉइस नहीं थी। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हरियाणा का एक भी व्यक्ति की चॉइस नहीं थी कि मनोहर लाल खट्टर हमारा चीफ मिनिस्टर बने। बाय चांस जो लोग बैठ जाते हैं वो हमारे देश और प्रदेश का नुकसान करते हैं। तो तानाशाही हमारी आज चरम सीमा पर है। तो मैं तो आज आपके पास अपने जो हरियाणा प्रदेश के हैं वो बेरोज़गारी के आंकड़े आपके पास लेकर आया था विद प्रूफ। जो मैंने कहा था कि MEI की जो रिपोर्ट के अनुसार है, उसके अनुसार आंकड़े में आपके पास लेके आया था। हरियाणा को इस सरकार ने बेरोज़गारी में नंबर 1 बना दिया है, महंगाई चरम सीमा पे है, शिक्षा उत्तम नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, पहले से भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, परंतु हमें गवर्नमेंट स्कूल की केवल भवन में नहीं चाहिए, भवनें नहीं चाहिए। हम तो वो संस्कृति है हमारी तो कि हम पेड़ों के नीचे भी बैठकर पढ़ लेते थे, परंतु शिक्षा जो क्वालिटी गुणात्मक शिक्षा चाहिए वो शिक्षा गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं है। जो हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है। बिजली जो हमें 24 घंटे चाहिए, 8 घंटे के लिए खट्टर साहब कह रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। पानी जो चाहिए वो पीने के लिए नहीं है। यातायात की सुविधाएँ ये नहीं दे पा रहे, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो इन सब के साथ हमने मेन मुद्दा जो आज उठाया है वो युवाओं का उठाया है और बेरोज़गारी का उठाया है कि हमारे युवा नौजवान जो है वो बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गार के कारण जो है आज हरियाणा को इन्होंने नशे की ओर धकेल दिया है। मैंने आज ही पढ़ा था कि जींद ज़िले में केवल 59 जो है एक साल में इन्होंने रेड डाली है, 59 पकड़ी गई है। 59 तो पॉइंट पकड़े हैं, 59 आज का न्यूज़ में। तो अगर आप 10% भी हम मान लें पकड़े होंगे, इन्होंने 5% भी पकड़े होंगे, तो इसका मतलब कितनी तस्करी हो रही होगी अपने उसमें, नशे की कितना नशा फैल रहा होगा। जींद की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा में कितना नशा की तरफ। अब पहले आपने एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, आपने देखी होगी, उसके अंदर पहले अकाली दल और बीजेपी की वहाँ पर सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी। आज हमने पंजाब में नशे के जो युवा पकड़ में थे उनको हम कम करने की कोशिश की है। हमने वहाँ नशे को कम करने की पूरा प्रयास है कि हम नशा जो है युवाओं से वहाँ से जीरो कर देंगे, परंतु उसमें समय लगेगा। परंतु 1 साल 3 महीने की हमारी सरकार ने वहाँ पर भी हमने कोशिश की है कि कम से कम युवाओं में ये गलत नशा ना हो, परंतु हरियाणा में प्रचलन बढ़ा है क्योंकि सरकार की नीति है। आज उन्होंने टीम बनानी पड़ रही है, एक्सेप्ट किया है खुद मुख्यमंत्री ने कि नशा बढ़ गया है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप 9 साल से क्या कर रहे हैं? यदि युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, नशा बेचा जा रहा है, तो आप 9 साल से क्या कर रहे थे? तो साथियों, हमारा आज का मुद्दा यही था कि हरियाणा को इस सरकार ने इस
ठगबंधन की सरकार ने, आप लोग या हो सकता है गठबंधन का ही मैं ठगबंधन कहता हूँ, इन्होंने हमारे युवाओं को सभी को जिनके पास थोड़ा बहुत रोज़गार था उनको अभी बेरोज़गार कर दिया। इन्होंने रोज़गार देने के बजाय पीटीआई को सड़कों पर ले आए, कंप्यूटर टीचर्स को हटा दिया। इन्होंने हटाने का काम किया, लगाने का काम। आपकी पार्टी क्या कर रही है? कोई आंदोलन खड़ा करेगी? आज का हमारा हर ज़िले में पीसी है आंकड़ों के साथ, सभी साथियों के पास हमारे बाकायदा आंकड़े हैं। और कल हम जो है प्रत्येक जिला स्तर पर हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा हम आपको बता देंगे। इशू यही होगा? इशू हमारा कल का बेरोज़गारी का ही है कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए, हर हाथ को काम दिया जाए, हर शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दी जाए, मतलब कि हर जो नागरिक का अधिकार है इस देश में संविधान के अनुसार उसके अधिकारों को जो दिया जाए। प्रधान जी, आपकी पार्टी की जो नीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे? हमारी पार्टी का स्थापना जो है 2012 में हुई। सबसे कम समय में हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। यदि लोग नहीं जुड़ते, हमें लोग वोट नहीं देते, तो सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पहली पार्टी है जो ग्राउंड लेवल पे पार्टी बनी। इससे पहले पार्टियां बनी, पार्टी से पार्टी बनी टूट कर। हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में क्यों नहीं जुड़ा? आप हरियाणा में 2024 में जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ वही देखेंगे। आप लोग देखेंगे कि 2024 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लोग जुड़ेंगे, लोग वोट देंगे तभी तो बनाएंगे ना। पूरा का पूरा लोगों का सहयोग है हमारे, पर लोग अभी थोड़ा समय है, वेट कर रहे हैं। अभी से हमारे मैं कहता हूँ अपने ज़िले स्तर की अगर बात करूँ, जो विधायक लेवल के चुनाव लड़ने वाले बहुत से जो अच्छे लोग हैं दूसरी पार्टियों में, वो कोशिश कर रहे हैं हमारे पास। अभी से शुरुआत हो गई है कि आने वाला समय जो है वो आम आदमी का होगा और आम आदमी पार्टी का। तो किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर रजनीश जी। जो मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके देखा जाए जेजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा कि मैं उपचाना चुनाव लड़ूंगा, और वीरेंद्र ने कहा कि वह चुनाव में लड़ेंगे, और दोनों पार्टी एक ही हैं, जेजेपी और बीजेपी। किस तरीके से? अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने आपको बताया कि ये सरकार गठबंधन की सरकार नहीं है, ठगबंधन की सरकार है। ये लोग आपस में ही सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने ये जो बीजेपी को शामिल हुए थे दुष्यंत चौटाला, क्योंकि जो जनता ने इनको वोट दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था। जनता कहीं नहीं चाहती थी कि ये बीजेपी का समर्थन करे, लेकिन इन्होंने जनता के साथ धोखा किया और धोखा करके इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए सरकार बनाई। और आज वही सब सामने आ रहा है, ये कहीं से एक नहीं थे, ये सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे थे, और आज जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रही है। कविता जी, आपसे एक सवाल है। इन दिनों खिलाड़ियों में आपस में कहीं ना कहीं तनातनी दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या लगता है? सरकार सपोर्ट कर रही है, आपस में फूट आदि क्या चल रहा है? देखिए, बात करें खिलाड़ियों की, खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का हिस्सा बने हैं। 2019 में जो 1518 खिलाड़ी भर्ती किए थे ग्रुप डी में, उनकी भर्तियां भी कैंसिल कर दी। वो भी बेरोजगारी का स्तर बढ़ाने का काम किया इन्होंने। और फिलहाल जो मुद्दा आप पहलवान खिलाड़ियों का कर रहे होंगे, विनेश फोगाट हो गई, योगेश दत्त हो गया आपस में जी, देखिए इसमें पूरे देश के सामने क्या साबित किया बीजेपी गवर्नमेंट ने कि इस देश में महिलाओं की बातें सुनी नहीं जाएंगी, महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं किया जाएगा। जब कोई महिला अपनी इज्जत को ताक पे रख के जंतर मंतर पे बैठ के पूरे देश के सामने अपनी आप बीती बता रही है, और वो भी ओलंपियन स्तर की खिलाड़ियाँ, तो उनकी बात की एक एक शब्द की वैल्यू इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को और हमारे देश की जो राष्ट्रपति खुद महिला हैं, उनको तुरंत उनके पास आके उनकी बात सुननी चाहिए थी और कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है इस देश में जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, उसको कहीं भी किसी भी स्तर पर ये लागू नहीं होता। मेरे ख्याल से तो बेटी बचाओ का नारा उन्होंने इसलिए दिया ताकि बेटियों का शोषण किया जा सके, और शोषण करने वालों का ये बीजेपी सरकार हमेशा सहयोग करती है, उनको संरक्षण देती है। जो आप पूरे देश के सामने हमारे जो ब्रजभूषण हैं उनके
उन पर FIR भी दर्ज नहीं हो सकी। तो ये हाल हमारे देश का है। आने वाले समय में महिलाओं का कहीं कोई औचित्य नहीं रहा है, उनके मान सम्मान को बहुत खतरा है। योगेश्वर दत्त का जो रुख है उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आपस में योगेश्वर दत्त ने जो भी बातें सामने रखी हैं और उसका जवाब भी पहलवानों ने दिया है, कहीं ना कहीं ये आपस में भी टकराव वाली स्थिति बन गई है। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं उन महिलाओं के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूँगी और उन्होंने जो बातें कही हैं वो सिर्फ खेल में या खेल की दुनिया में नहीं, ये हर सेक्टर में ये महिलाएं इसका सामना करती हैं। उनकी बातों को सुना नहीं गया, उनके मुद्दे को भटका दिया गया, उसके ऊपर राजनीति की गई। लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों ने जब मेडल लेके आए, कभी ये नहीं कहा होगा कि हम जाट हैं या हम हरियाणा के हैं। वो देश के खिलाड़ी थे, हर भारतवासी को गर्व हुआ था। लेकिन इस मुद्दे को भटकाने वाले बाहरी लोग। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आपने शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी विभिन्न मुद्दे उठाए और आपके संगठन के जिला के तो आप पदाधिकारी सब बैठे ही हैं, तो जब सत्ता आएगी जब वो अलग विषय है, लेकिन बिना सत्ता में रहते हुए एक सामाजिक सरोकार होता है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी भी होती है और पार्टी का भी होता है। आप किस तरीके से इन सभी बिंदुओं पर आम आदमी पार्टी जिला जींद की जो कार्यकारिणी हो, इन बिंदुओं पर किस प्रकार से जनता के नज़दीक जाएगी और जनता की भावनाओं को समझकर उनको पूर्ति कर पाएगी? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैंने जनसभाओं में भी बोला है कि हम क्या बनेंगे हमें नहीं पता, परंतु समाज सेवा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं लगातार 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ और हर ज़रूरतमंद बच्चे को, हर गरीब बच्चे को मैं मुफ्त भी और अगर कम फीस में शिक्षा देने का काम हमने क्षेत्र में किया। हज़ारों बच्चों को हमने मिनिमम से मिनिमम फीस में पढ़ाने का काम किया। हमारे डॉक्टर रजनीश बैठे हैं, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, हमने अनाउंस किया है कि हर कोई गरीब, जितनी हमारी अक्षमता है, अभी हमारी जितनी अक्षमता है, आपने इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा कि आप व्यक्तिगत क्या करेंगे जब तक सत्ता में आने के बाद तो हमारे पास बहुत साधन होंगे, सरकार हमारी होगी, बहुत साधन होंगे। हमारे नेता बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। जनता का जो टैक्स का पैसा है, हर व्यक्ति टैक्स देता है मेरे हिंदुस्तान में, चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे वो गरीब है। क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट हम सभी करते हैं, 28% GST है। हम GST के रूप में बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता। हम जब जनसभाएं करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अगर हम पूछ लेते हैं हज़ारों लोगों से कि कौन कौन टैक्स देता है, 2 या 4 हाथ खड़े होते हैं। पता नहीं लोगों को कि सुबह उठते ही हम टैक्स देते हैं सारा दिन। जब हमारी सरकार होगी तब तो हमें दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास साधन है। परंतु आज भी आम आदमी पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में समाज सेवा कर रहा है। आज भी हम, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे हमारे से कहीं पानी व्यवस्था की बात हो, चाहे हमें कहीं शिक्षा की जितनी हमारी अक्षमता है, आज भी हम उस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम। तो कविता जी, जैसे आप खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आप जिम्मेवारी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की, आपने बुलंदियों को छुआ है, विश्व पटल पर भारत को रिप्रेजेंट किया है, तो सत्ता आने के बाद तो सब काम होंगे जैसे जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी बता रहे हैं। उससे पहले कोई खेल नीति का किस प्रकार से युवाओं को नशे की तरफ से रोका जा सके और अपने शरीर को स्वस्थ बनाया जा सके, उसकी तरफ कुछ आपका विजन? देखिए, खेल जो है एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप युवाओं को एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, और यही एक माध्यम है जहाँ से आप युवाओं को नशे की तरफ जाने से रोक सकते हैं। लेकिन जो हमारी सरकार ने खेलों की भी नीतियाँ खूब बनाई हैं, खूब दावे करते हैं, नर्सरियाँ चला दी हैं, अगर धरातल पर जाकर हम देखें तो काम सिर्फ कागजों के अंदर है, फाइल के अंदर बंद है। अब प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते खेल प्रकोष्ठ की, अब मैं ग्राउंड पे जाके उन स्टेडियमों की हकीकत दिखाऊंगी पूरे हरियाणा को। कितने कोचिज हैं, कितने प्लेयर हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था की कमी है और नीयत की कमी है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, नीयत की कमी है। कहने को बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन धरातल पर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अब हम इस आम आदमी पार्टी का हर एक पदाधिकारी ग्राउंड पे जाएगा, गलियों में जाएगा, हर वो चीज़ देश के सामने लेकर आएगा जिनके खोखले दावे के लोग करते हैं। देखिए, एक बात मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, जो आपने सामाजिक कहा नहीं, क्या सेवाएं आप कर रहे हो। मैंने भारतीय वायुसेना में 37 साल जॉब किया है। एक तो ये अपने आप में मैंने सेवा में एक वो है, पर्सनल नहीं है, बट ये एक सम्मान की बात है। कोई भी फौजी करता है अपने कंट्रोल में रह के, अपनी इच्छाओं को मार के। नेतागिरी तो ये अभी चलो पार्टी हमारे
केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे जैसों ने भी कुछ सपने लेने के लिए कुछ पार्टी खड़ी की है और ये दिल्ली में पूरे हुए हैं। मेरा एक फौजी भाई एमएलए है, मेरा खास क्लोज, मेरे नीचे काम किया था, मेरे सेक्शन में मैं उसका इंचार्ज रहा, तो मैं कैसे नहीं समझूँ केजरीवाल की नीति को। पंजाब में देखिए आप कितने गरीब आदमी बने हैं। और सामाजिक सेवा, मैं एक इतना फौजी है, कितनी तनख्वाह मेरी, हार्डली मेरी अभी 36,000 कुछ मुझे कॉम्पिटिशन के बाद पेंशन मिलती है। वैसे मैं मतलब गजटेड ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ। और मैंने एक बस सेवा अपनी पिछले 5 महीने से अपने हल्के में, हल्का मतलब ये थोड़ा सा एक सिस्टम होता है हमारे यहाँ, भाई वजीर जी क्या करेंगे, महिला जी हमारी जो अध्यक्ष है इनका क्या कॉर्नर है, थोड़ा सा ये तो हल्के भी हैं जिले में। तो मैं, मेरा हल्का उचाना है जी। मैंने 5 महीने से एक अपनी बस यात्रा शुरू करी है, क्योंकि हमारे जो रूरल गांव हैं, जैसे कि हमारे यहाँ संडील, मांडी, कैबरछा और जो घासो, नसार, खेड़ा, ये जो है मेरे हल्के पड़ते हैं, मैंने उनको जो वर्द, जो मेरी माताएं हैं जो वृद्ध हैं, जितनी 70-80 साल की हैं, नहीं तो मेरी भाभी भी लगती हैं, तो वो भी वृद्ध हो चुके हैं मेरी एज के हिसाब से, तो उनको मैं वहाँ से ले जा करके उनकी पूजा, कल ही मेरी यात्रा थी, डांडा जी ने मेरा योगदान किया। एक बस मेरी कहीं ख़राब हो गई थी, इनने बल्कि एक स्कूल संचालक से दिलवाया, मेरे 1,500 रुपये उसमें मेरे को सहायता मिली, क्योंकि पैसे में भेजते हैं हम, तो फ्री में तो नहीं भेजते, लेकिन उन महिलाओं को कुछ मिले, ताकि हमारी जब सरकार आएगी, जैसे केजरीवाल जी ने हमारी तीर्थ यात्रा, जो 4 धाम की तीर्थ यात्रा करवाते हैं, या लेडीज को हम टिकट वगैरह की जो सुविधा देते हैं, सेम हमारी पार्टी आएगी। हम पैसे कमाने के लिए सत्ता में नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को सुविधाएं देने के लिए अभी से हम सीख रहे हैं। इसके लिए हम यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।